आप लोग लिख लीजिए, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं सदैव शुभ फल देते हैं। सदैव शुभ होते हैं या शुभ फल देते हैं, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। और आप लोगों ने जो चक्र बनाया है, कुंडली चक्र बनाना है गुरुजी। जी, कुंडली चक्र बनाइए। और केंद्र शुभ होता है और त्रिकोण जो होता है वो युगकारी होता है। केंद्र हमने कल आप लोगों को बताया था कि केंद्र किसको कहते हैं और त्रिकोण किसको कहते हैं। जी। तो केंद्र को हम क्या कहते हैं? शुभ कहते हैं। और त्रिकोण को युगकारी कहते हैं। ठीक है। अब केंद्र और त्रिकोण का जब योग बनता है, दोनों एक साथ उनका संबंध बनता है, तो हम दोनों को क्या कहते हैं? पूर्ण युगकारी कहते हैं। केंद्र और त्रिकोण दोनों का योग जब होता है, दोनों का मिलन जब होता है, संबंध जब होता है, तो पूर्ण युगकारी होता है। कैसे? जो केंद्र का भी मालिक हो और त्रिकोण का भी मालिक हो, ठीक है, वह केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो पूर्ण युगकारी होता है। और केंद्र त्रिकोण में न बैठ करके कहीं अन्यत्र जगह पे बैठ जाए तो पूर्ण युगकारी न हो करके युगकारी हो जाता है। अब पूर्ण युगकारी होता कौन होता है? 12 लग्न की कुंडलियों में, 12 लग्न की कुंडलियों में कौन कौन ग्रह पूर्ण युगकारी होंगे, यह ध्यान दीजिए। 12 लग्न की कुंडलियों में कौन कौन ग्रह पूर्ण युगकारी होंगे? तो सूर्य चंद्रमा कभी पूर्ण युगकारी नहीं होंगे। सूर्य चंद्रमा कभी पूर्ण युगकारी नहीं होंगे। बचे कितने ग्रह? जब सूर्य चंद्रमा पूर्ण युगकारी नहीं होंगे तो कितने ग्रह बचे? 5। गुरुजी। नहीं, हम राहु केतु की गणना नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा। तो कितने बचे? 5 ग्रह। जब 5 बचे तो 5 में भी यह देखिए कि जो द्विस्वभाव राशियां हैं वह कभी पूर्ण युगकारी नहीं होंगी। तो द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी हैं? द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी हैं? किनके किनके द्विस्वभाव हैं? 3, 6, 9, 12। हाँ, बहुत बढ़िया। तो 3, 6 किसकी राशि है? बुध की। और 9, 12 किसकी राशि है? गुरु की। ठीक है। तो ये 2 ग्रह भी निकल गए। ठीक है, बचे कितने ग्रह? कितने 3। ग्रह बचे? 3। 3। अब 3 में से कौन कौन से ग्रह बचे हैं? शुक्र। मंगल, मंगल शुक्र शनि। जी। मंगल शुक्र शनि पूर्ण युगकारी होते हैं। मंगल शुक्र शनि पूर्ण युगकारी होते हैं।
मंगल, शुक्र, शनि पूर्ण युगकारी होते हैं। गुरु, बुध, सूर्य, चंद्र पूर्ण युगकारी नहीं होते हैं। अब बात आई कि कौन कैसे पूर्ण युगकारी होता है। ठीक है, कौन से ग्रह कब पूर्ण युगकारी होंगे। तो सबसे पहले कौन से ग्रह आ रहे हैं? मंगल। मंगल कब पूर्ण युगकारी होंगे? मंगल अपनी राशि में, अपने राशि के लग्न वाली कुंडली में पूर्ण युगकारी नहीं होते। तो होंगे कब? सूर्य और चंद्रमा के जो लग्न होते हैं, मतलब कर्क और सिंह राशि का जो लग्न होगा, उसमें मंगल पूर्ण युगकारी होंगे। समझे आप लोग? मेष और वृश्चिक में नहीं होंगे ना गुरुजी? मंगल पूर्ण योगकारी अपनी राशि में नहीं होंगे? जी, अपनी राशि में नहीं होंगे। जी हाँ, समझ आ गया गुरुजी। तो कैसे कैसे समझ में आया बताइए? चंद्र और सूर्य जैसे कि सिंह राशि और कर्क राशि में पूर्ण योगकारी होंगे। मंगल वो कैसे बनेगा वो बताइए। ये 4 नंबर में जैसे कि अगर सूर्य रहे, सूर्य तो 4 नंबर पर। मंगल नहीं, मैं लग्न की सूर्य बात कर रहा हूँ। जी जी लग्न की बात कर रहा हूँ। जी। जब किसका लग्न सिंह रहेगा? सिंह लग्न रहेगी, सिंह लग्न की कुंडली होगी। दिख रहा है आप लोगों को? जी जी गुरुदेव, दिख रहा है। अब हमने एक ऐसा लग्न बनाया। अब हम इसको क्या करेंगे? यहाँ कर्क की राशि बैठा देंगे 4। कर्क लग्न की कुंडली बैठा बनाइए। गुरुजी क्लियर नहीं दिख रहे हैं। बहुत हल्का पेन हो गया है। ओम श्री, ओम श्री, इधर आओ। स्केच पेन दो, इसको तो खराब क्लियर कर भी दिए हो दिखेगा। तुम लोग। गुरु जी का जो पर्सनल है ना, वो डिस्प्ले, उसको फुल स्क्रीन में कीजिए, दिखेगा। स्केच पेन दीजिए। गुरुजी फुल स्क्रीन ही किए हैं, नहीं दिख। कुंडली बना करके पहले स्केच भाव पेन में दो। 4 लिख दीजिए। जी जी जी। लग्न में 4 लिखिए। हेलो हेलो जी, हेलो। भरत मानो, भाई बोलिए। हाँ यस। हाँ तो मैं बता सकता हूँ। हम्म कर्क लग्न की कुंडली और सिंह लग्न की कुंडली। हम्म कर्क लग्न की जो कुंडली है उसमें मंगल देव चौथे और 9वें स्थान के स्वामी बनते हैं, जी तो पूर्ण पूर्ण योग कारक कहलाते हैं। हाँ, और बैठे कहाँ होने चाहिए? हाँ बस वो केंद्र या त्रिकोण में बैठे होने चाहिए। मगर जी अगर मैं ये पूछूंगा, छठे 8वें या 12वें स्थान में बैठेंगे
तो क्या होगा? 6, 8, 12 में बैठेंगे तो पूर्ण युगकारी नहीं होंगे, युगकारी नहीं होंगे। होंगे, लेकिन अनिष्ट युगकारी होंगे। अच्छा, तो अशुभ फल देने वाले। हाँ, लग्न में तब वहां के मजबूत स्वामी हो करके, जैसे राजा के घर में लड़का जन्म ले करके किसी गंदे लोगों का साथ पकड़ ले तो क्या हम्म, स्थिति होगी? सही सही बात है। दारू पिएगा, गांजा पिएगा, गलत कार्य करेगा, अय्याशी करेगा, उसका फायदा उठाएगा, ऐसा लड़का होगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। हाँ, तो जब जिसको ज्यादा लाभ आप दे दोगे तो वह व्यक्ति क्या करेगा? पूर्ण योग कारक होके त्रिकोण में अगर बैठे हैं तो पूर्ण योग कारक कहलाएंगे। आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, एक मिनट भरत भाई, एक मिनट। यस। मार्कर मंगाया हूं, तब तक आप लोग जिनको समझ में आया है वो लोग ध्यान दीजिए। ये हमने बनाया है, जैसे कि भरत भाई ने बताया कि कर्क लग्न की कुंडली रहेगी तो मंगल की जो एक राशि है वो चतुर्थ भाव में बैठेगी। सिंह लग्न में सिंह राशि में, सिंह लग्न में नहीं, पंचम भाव में केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी बनेगा वो हमेशा योग कारक की व्याख्या में आएगा। सही। हाँ, मेष लग्न में नहीं आएगा। क्यों? मेष नहीं। लग्न में केंद्र है लेकिन त्रिकोण में मंगल की राशि नहीं आती, इसीलिए नहीं मेष या वृश्चिक लग्न में मंगल योग कारक नहीं बनेगा। हाँ जी। दोनों शुभ स्थान है, केंद्र और त्रिकोण, उनका स्वामी जो बनेगा वो ही बन सकता है। मैं तब तक आप लोग को पुस्तक पे दिखा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा पुस्तक पे ठीक अपने गुरुदेव, बना करके। ठीक जब गुरुदेव। जब तक बच्चे मार्कर ला रहे हैं, ये हमने क्या बनाया, एक चक्र बना दिया। यहाँ हमने कर्क की राशि रख दी। अब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब मंगल की राशि कहाँ कहाँ बैठी है देखिए इसमें, पंचम और बताइए दसम कोई। में। मंगल की राशि पहली राशि हुई वृश्चिक 5वें भाव में, और पहली राशि हुई 10वें भाव में। तो ये त्रिकोण हुआ, ये केंद्र हुआ। जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो करके या तो यहाँ बैठ जाए, या तो यहाँ बैठ जाए, 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 ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? आ ठीक गया। गुरुदेव। तो पूर्ण युगकारी हो जाएंगे। अब दूसरी राशि भी देख लीजिए, ये बहुत 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 बढ़िया चैप्टर है। आप लोग इसको समझ जाएंगे तो कुंडली का बुरा से बुरा फल जो होने वाला रहेगा, अगर ऐसे योग दिख जाएंगे तो उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ हम 5 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। बात वही आई,
पहले यहाँ बैठे थे, वृश्चिक राशि यहाँ बैठी थी, अब यहाँ वृश्चिक राशि बैठी हुई है केंद्र में। पहले वृश्चिक राशि 10वें भाव में बैठी थी, अब यहाँ बैठ गई 9वें भाव में। तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया ना, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया। अब इसी भाव में जो 1, 4, 7, 10, 5, 9 इन भावों में कहीं मंगल बैठे हों तो क्या हो जाएंगे, पूर्ण युगकारी हो जाएंगे। ठीक, पूर्ण युगकारी हो जाएंगे। और दूसरी बात, जैसे भरत भाई ने पूछा, बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न पूछा है भरत भाई ने। क्या पूछा है कि अगर यहाँ 6, 8 और 12 भाव में अगर मंगल बैठ जाते हैं तो क्या होगा। 6, 8, 12 भाव में अगर मंगल बैठ जाते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे मजबूत होने के बाद में गलत संगत इत्यादि में पढ़ करके उनका नुकसान कर देंगे। ठीक है। छठे भाव में मंगल बैठ गए तो छठे भाव में बैठने के बाद में होगा क्या, शत्रुओं का तो नाश कर देंगे। ठीक है, शत्रुओं का नुकसान करेंगे, ऋण की कमी होगी, ऋण नहीं होने देंगे, रोग बहुत कम होने देंगे। ठीक है, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि द्वादश भाव को भी देखेंगे। जब द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्चा किस जगह पे हो जाएगा, तब जो मित्र बनेंगे वो शत्रु के बराबर मित्र हो जाएंगे। और क्या करेंगे, दारू का संगत करेंगे, गांजा का संगत करेंगे, गलत संगत करेंगे और नुकसान करेंगे अपना। भरत भाई सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही आपने फरमाया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं किसकी राशि। उसके बाद कौन से आते हैं, शुक्र ना। शुक्र, हाँ, अब हम शुक्र की राशि को देखते हैं। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न। मकर और कुंभ, शनि का राशि आएगा ना, उसमें शुक्र हो। कुंभ और मीन लग्न आएगा, मीन नहीं आएगा ना। 12, 1, 2, 3। हाँ, शनि का दोनों राशि आएगा, मकर या कुंभ। मकर या कुंभ, या यस यस यस, सॉरी। हाँ, 10, સોરી ની જરૂર નથી ભરતભાઈ। हाँ, નરેન્દ્ર પંડિત બોલું। अरे नरेंद्र भाई बोलो। सरस 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 सरस। अरे वाह, तो घेरा ही गयो। चालू रखो नरेंद्र भाई। ભલે ભલે। हाँ। मकर राशि છે, मकर राशि होगी, वहां पंचम भाव में शुक्र की एक राशि आएगी और 10वें भाव में आएगी शनि की राशि। गुरुदेव ठीक है ना गुरुदेव? हाँ, अब ये देखिए, शुक्र की बारी आई जब, हाँ, शुक्र की बारी आई तो अभी मंगल का तो आप लोग समझ गए। अब शुक्र की बारी में आप देखिए कि शुक्र अपनी राशि में, यहाँ पे एक वो होता है लिखना, हेडिंग था लिखाने के लिए, कोई भी ग्रह अपनी राशि अपने लग्न में पूर्ण युगकारी नहीं होते हैं। ठीक है। हाँ,
कोई भी ग्रह अपनी राशि अपने लग्न के राशि में कभी पूर्ण युगकारी नहीं होते हैं। तो होते कब हैं? दूसरे की राशि में। दूसरे की राशि में जैसे मंगल दूसरे की राशि का लग्न हुआ, सूर्य और चंद्रमा का जो लग्न हुआ उसमें पूर्ण युगकारी हुए ना। हाँ जी, मित्र तो राशि में, वैसे यानी कि अब मित्र राशि में होएगा गुरु जी। हाँ, अब यहाँ पे बात आई शुक्र की। शुक्र पूर्ण युगकारी कब होंगे? यहाँ मकर लग्न की कुंडली हो गई। जी, पंचम भाव में। अब देखिए यहाँ कि शुक्र की एक राशि पंचम भाव में बैठी हुई है, जी गुरुदेव। दूसरी राशि दसम भाव में बैठी हुई है। जी, तो ये त्रिकोण हो गया, ये केंद्र हो गया। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो करके केंद्र और त्रिकोण में ही बैठने को पूर्ण युगकारी कहते हैं। समझ में आया? जिसको न समझ में आए बिना हिचकिचाए हाथ खड़ा कर लेना। आ गया समझ में। जिनको न समझ में आता हो, बलवंत चौबे जी, श्वेता मिश्रा जी गुरुदेव। न समझ में आए तो बोल दीजिएगा। सुनीता जी बोलिए। दोबारा बताओ गुरुजी। अभी शुक्र की कौन कौन सी राशियां हैं? 2 नंबर की 2 और 7 ना। हाँ तो दूसरी राशि कहाँ है? पंचम भाव में है। जी पंचम भाव को हम क्या कहते हैं? त्रिकोण कहते हैं ना। जी, और दूसरी राशि कहाँ बैठी है? दसम भाव में। दसम भाव में। केंद्र कहते हैं, दसम भाव को हम केंद्र कहते हैं। जी, तो यहाँ देखिए, त्रिकोण प्लस केंद्र बराबर पूर्ण योग कारक। युगकारी। समझ में आया? जी आ गया गुरु। अब शुक्र जो है कहाँ बैठे होने चाहिए? या तो यहाँ बैठ जाए, या 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 सप्तम भाव में बैठ जाए। तो हम इनको पूर्ण युगकारी कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि भरत भाई ने कहा कि 6, 8, 12 में बैठ गए, तो 6, 8, 12 में बैठ गए तो वो बलवान स्थिति में ऐसे हो जाएंगे कि पिता बहुत ज्यादा धनी होंगे और पिता के धन को नुकसान करने वाले होंगे, किसी न किसी क्षेत्र में नुकसान करेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए द्वितीय भाव, एकादश भाव, तृतीय भाव ऐसे स्थानों में बैठ गए तो 2, 3 और एकादश भाव में बैठ गए तो क्या करेंगे? वो युगकारी हो जाएंगे, पूर्ण युगकारी नहीं होंगे। ठीक है। एकादश भाव और द्वितीय भाव और तृतीय भाव, इन 3 स्थान पे अगर बैठ गए तो क्या होंगे? युगकारी होंगे, पूर्ण युगकारी नहीं होंगे। और अगर 6, 8 और 12 भाव में बैठ गए तो क्या होंगे? पूर्ण युगकारी, अनिष्ट पूर्ण युगकारी होंगे। ठीक है। जी गुरुदेव। अब ऐसे ही दूसरा लग्न क्या है? शनि का अगर हम यहाँ पे 11वीं राशि कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम 11 लिख देते हैं तो ये दूसरी राशि कहाँ आ जाएगी? चतुर्थ भाव में आ जाएगी। और ये 7वीं राशि आ जाएगी 9वें भाव में। तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाएंगे तो युगकारी हो जाएंगे। और स्थिति वही कि 6, 8, 12 में बैठ जाएंगे तो अनिष्ट पूर्ण युगकारी हो जाएंगे। और 2, 3 और 11वें भाव में हो गए तो युगकारी हो जाएंगे। ठीक है।
अब हम किसकी राशि में चलते हैं? अब हम चलते हैं शनि की। शनि कहाँ पे पूर्ण युगकारी होते हैं ना। हाँ जी। मंगल का और शुक्र का हमने समझ लिया। हाँ। मंगल का शुक्र का समझ लिया। अब हम शनि का समझते हैं। अब वो शुक्र की राशि 2 और 7 में पूर्ण योगकारी बनेंगे। जी, अब यहाँ जब बात आई कि जब शुक्र शनि की राशि में और शनि शुक्र की राशि में पूर्ण युगकारी होते हैं, तो शनि ने तो शुक्र को पूर्ण युगकारी बना दिया, लेकिन अब शुक्र को भी तो शनि को पूर्ण युगकारी बनाना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं दूसरी राशि। यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब दूसरा हम चक्र बना लेते हैं इसी साथ में। तुला लग्न की भी कुंडली हम बना लेते हैं। ये तो वृष लग्न की कुंडली हो गई शुक्र की। ये हो गया। युगकारी और पूर्ण युगकारी के लिए देखिए, अब यहाँ वृष लग्न की कुंडली हो गई। वृष में हम क्या करते हैं, मान लीजिए अब शनि की 2 राशियां देखिए कहाँ है। शनि की एक राशि मकर यहाँ हो गई, दूसरी राशि मकर यहाँ हो गई, कुंभ यहाँ हो गई। ठीक है, तो ये केंद्र हो गया, ये त्रिकोण हो गया। केंद्र प्लस त्रिकोण बराबर पूर्ण युगकारी। अब दूसरी राशि देखिए, तुला लग्न में क्या हो गया, पहली राशि क्या हो गई मकर, चतुर्थ भाव में, कुंभ पंचम भाव में। तो यही बात यहां भी आई, केंद्र प्लस त्रिकोण बराबर पूर्ण युगकारी हुआ। जी गुरुदेव। तो यह चीज आप लोग समझ गए तो यह बहुत अच्छा चीज हो जाएगा। अगर आप लोग समझ गए हैं तो कुंडली का एक फलादेश के लिए आप लोगों को बहुत बड़ा चैप्टर आपका हो गया। समझ में किसको किसको नहीं आया है एक बार आप लोग बोल दीजिए। जी बलवंत जी बोलिए। बलवंत जी। जी गुरुदेव, कह रहा था कि जैसे किस लग्न की कुंडली है ये कैसे जानेंगे? कोई भी कुंडली अगर मिलती है हमें तो उसमें कैसे जानेंगे कि कौन तो सा लग्न? लग्न की बात ये होती है कि देखिए राशियां कितनी होती हैं? 12। ध्यान दीजिएगा, जिनको जिनको यह बात समझनी है आप लोग ध्यान दीजिएगा। 12 राशियां होती हैं और कुंडली में 12 भाव होते हैं ना। जी। तो हम इसको क्या कहते हैं, लग्न कहते हैं। जी। ठीक है, इसको हम कहते हैं लग्न। जी गुरुदेव। अब इस भाव में जो भी राशि का स्वामी बैठेगा, मतलब मान लीजिए अगर 1 बैठा तो मेष लग्न हो गया, 2 बैठा तो वृष लग्न हो गया, 3 हुआ तो मिथुन लग्न हो गया, 4 हुआ तो कर्क लग्न हो गया, 5 बैठा तो सिंह लग्न हो गया, 6 बैठा तो कन्या लग्न हो गया, 7 बैठा तो तुला लग्न हो गया, 8 बैठा तो वृश्चिक लग्न हो गया, 9 बैठा तो धनु लग्न हो गया, 10 बैठा तो मकर लग्न हो गया, 11 बैठा तो कुंभ लग्न हो गया, 12 बैठा तो मीन लग्न हो गया। जी गुरुदेव, मतलब पहले
पहले स्थान में जो बैठा है उसी लग्न की कुंडली हो जाएगी, नहीं? जी, वही लग्नेश हुआ, वही लग्न का मालिक हुआ, उसी लग्न की कुंडली हो जाएगी। जी गुरुदेव। ठीक है ना? जी। अब लग्नेश और उसकी बात जब विचार की जाएगी तो आगे की कुंडली में वह भी आपको बताया जाएगा कि लग्न है तो लग्नेश कौन हुआ। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली हुई तो लग्नेश कौन हुआ? मंगल। मेष का स्वामी जो होगा वही लग्नेश होगा ना। जी गुरुदेव। तो मेष का स्वामी कौन है? मंगल। तो लग्नेश कौन हुआ? मंगल। आगे चलें। जी गुरुदेव। किसी ने हैंड राइज किया है, ए बी करके हो हैंड राइज किया है, भैया बताओ गुरु जी को। गुरु जी प्रणाम। जैसे जो कल से है तो बहुत सारा प्रश्न उठा है, तो अभी बाद में प्रश्न करूं कि कक्षा के बाद जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तो प्रश्न चालू होगा। जी जी। भरत जी अपना माइक बंद कर लीजिए। टीवी बंद कर दी। भरत भाई माइक बंद कर दियो ना। अच्छा, एक मिनिट। નંબર નું બટન છે ને એના માથે હાથ અડાડો એટલે માઇક બંધ થઈ જશે। એરો છે ને નીચેની બાજુ એમાં। ખબર પડતી નથી નરેન્દ્રભાઈ। લાલ બટન પાસે વિડિયો નું બટન છે અને એની પાસે જે છે ને એ ઓડિયો છે। ત્રણ બટન આવ્યા ને લાલ ઓફ કરવા માટે, પછી વિડિયો નું છે અને એની પાસે ઓડિયો છે। તો ઓડિયો માથે હાથ અડાડશો ને એટલે બંધ થઈ જશે। જો મારું બંધ કરું છું। आप लोग लिखिए ग्रहों की दृष्टि, हेडिंग डालिए ग्रहों की दृष्टि। ग्रहों की दृष्टि। ग्रहों की दृष्टि में लिखिए सभी ग्रह 180 डिग्री पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 180 डिग्री पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सभी ग्रह 180 डिग्री पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुछ ग्रह विशेष करके देखते हैं, कुछ ग्रह विशेष करके देखते हैं। एक 180 डिग्री मतलब सामने जो घर बैठा, जो ग्रह रहेगा, जो भाव आएगा उसमें 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? सामने जो सातवां भाव जो आएगा वह, आप लिख लीजिए सूर्य चंद्र
बुध, सूर्य चंद्र बुध, शुक्र, सूर्य चंद्र बुध शुक्र, ये 4 ग्रह केवल 7वीं दृष्टि देखते हैं। उसी में लिखिए सभी ग्रह 7वें भाव को देखते हैं। सभी ग्रह 7वें भाव को देखते हैं। सभी ग्रह 7वें भाव को देखते हैं। सूर्य चंद्र बुध शुक्र अन्यत्र भाव को नहीं देखते हैं। अब विशेष करके लिखिए, विशेष मंगल गुरु शनि, मंगल गुरु शनि विशेष करके देखते हैं। इनकी दृष्टि विशेष होती है। ठीक है, शनि मंगल की दृष्टि, मंगल 7 भाव को तो देखते हैं, सभी ग्रह 7वें भाव को देखते हैं। मंगल 7वें भाव को देखते हुए भी 4 8 को भी देखते हैं। मंगल 4 8 भाव को भी देखते हैं। तो 7 4 8 ये 3 भाव को मंगल देखेंगे। गुरु 7 5 9 7वें भाव को तो देखते ही हैं। सभी ग्रह 7वें भाव को एक बार फिर बोलिए गुरुदेव। बलवंत जी, गुरु है वो 5 7 9 में दृष्टि करते हैं। गुरुजी कल की और आज की रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? आज आपको आज मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग देखिए किस तरह से आप लोगों को लिखना है। समझने के लिए जो लिखना है वो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है कि सभी ग्रह ऐसे लिख लीजिए। उनके सामने लिख लीजिए कि सूर्य 7वीं दृष्टि, सूर्य 7वीं दृष्टि, चंद्र 7वीं दृष्टि, मंगल 7 4 8 दृष्टि, बुध 7 दृष्टि, गुरु 7 5 9 दृष्टि,
शुक्र 7वीं दृष्टि, शनि 7 3 10 दृष्टि, राहु की दृष्टि कैसी होती है? शुभ होने पर गुरु की दृष्टि हो जाती है। राहु अगर शुभ भाव में बैठे हैं, किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, तो गुरु की दृष्टि हो जाती है, नहीं तो शनि की दृष्टि राहु के सामने चलती है। तो शनि की दृष्टि क्या है? 3 7 10। ठीक है। केतु की दृष्टि मंगल के जैसी हो जाती है, मंगल के जैसी केतु की दृष्टि रहती है, चाहे वह शुभ रहे चाहे अशुभ रहे। मंगल की दृष्टि क्या है? 4 8 और 7 भाव को जो है केतु देखते हैं। हो गया इतना? जी गुरुदेव। विद्या का विचार हमने कल आप लोगों को बताया था कि विद्या का विचार कहाँ कहाँ से करते हैं। आप लोगों ने लिखा था किस किस भाव से विद्या का विचार करते हैं। तो पंचम भाव से हम शुरुआती शिक्षा का विचार करते हैं, नवम भाव से हम उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, और अष्टम भाव से हम जो है हायर जो है जो बड़ी शिक्षाएं हैं जैसे पीएचडी आदि है, रिसर्च के कार्य हैं, तो हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। ठीक है, हुआ यहाँ तक? ठीक गुरुदेव। हम्म। और गुरुदेव गुण विद्या के लिए भी 8वां स्थान होगा ना? गुण विद्या के लिए 6ठा भाव और गुण विद्या के लिए 12 भाव जो है, और नवम भाव और अष्टम भाव, 3 चीज देखेंगे, 12 भाव, अष्टम भाव, नवम भाव। जी गुरुदेव। गुण विद्या मतलब जो सिद्धियां इत्यादि है या ऐसे कार्य है, तो उसके लिए ये इन स्थानों से देखेंगे कि वह कैसे कार्य करेंगे। जी गुरुदेव। ग्रह कहाँ चलते हैं, कोई बताएंगे? ग्रह कहाँ चलते हैं? ग्रह राशियों पे चलते हैं। ठीक है। जी। हाँ, ग्रह राशियों पे चलते हैं। एक राशि का मान कितना होता है? 30 अंश। एक राशि का 30 अंश गुरुदेव। एक राशि का मान कितना होता है? 30 अंश। अब पूरे कितने अंश होते हैं? 360। जी, 360 को अगर हम 12 राशियों में डिवाइड करेंगे तो 30 राशि ही आएगी। ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, सूर्य और चंद्र हर समय मार्गी होते हैं। लिख लीजिए आप लोग, सूर्य और चंद्र हर समय मार्गी होते हैं। सूर्य और चंद्र हर समय मार्गी होते हैं, मार्गी चलते हैं। मार्गी मतलब सीधे चलते हैं। राहु केतु हर समय वक्री होते हैं, उल्टा चलने वाले होते हैं। और 5 ग्रह जो बचे हैं वो कभी मार्गी कभी वक्री होते हैं। सूर्य चंद्रमा हर समय मार्गी होते हैं, राहु केतु हर समय वक्री होते हैं। 5 ग्रह जो बचे हैं कौन कौन से? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये कभी मार्गी तो कभी वक्री होते हैं।
हो गया। अब पंच तारा ग्रह किसे कहते हैं, कोई बताएगा? पंच तारा ग्रह, पंच तारा ग्रह किसे कहते हैं? किसी को मालूम है? जो बचे हुए ग्रह, हाँ मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि वो रहेगा ना। हाँ, जो बचे हुए ग्रह हैं ये पंचतारा ग्रह कहे जाते हैं। सूर्य चंद्रमा तारा है, राहु केतु छाया ग्रह हैं। हम समय का गणना अपने पद्धति में कैसे करते हैं? सूर्य और चंद्र की दूरी पे नहीं, जैसे अभी घंटा मिनट है तो हम कैसे लिखते हैं? राशि अंश कला विकला। हाँ 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 ठीक है, राशि अंश कला विकला, हम ऐसे अपने समय का गणना करते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। हेडिंग डालिए कि कौन सा ग्रह किस राशि, एक राशि पे कितने दिन रहते हैं। कौन से ग्रह एक राशि पर कितने दिन रहते हैं। आप लोग नवग्रह लिख लीजिए, नीचे ऊपर से नीचे तक जल्दी जल्दी लिखिए, समय नहीं है। ऊपर से नीचे तक नवग्रह लिख लीजिए। सूर्य के सामने लिख लीजिए 30 दिन। एक राशि 30 दिन में तय करते हैं। एक राशि 30 दिन में तय करते हैं। 12 राशियों का भोग एक वर्ष में करते हैं। जी बलवंत जी बोलिए। गुरुदेव, ये एक राशि 30 दिन में क्या तय कर रहे हैं, थोड़ा हमें समझ से बाहर हो रही है गुरुदेव। सूर्य भगवान जो हैं, सूर्य भगवान जी एक राशि का कितना अंश होता है? 30 अंश हमने कहा ना, 30 अंश का एक राशि होता है। जी 30 अंश का एक राशि हुआ तो एक राशि का भोग सूर्य भगवान 30 दिन में करते हैं। अच्छा, ठीक है जी हाँ। चंद्रमा के सामने लिख लीजिए, चंद्रमा एक राशि का भोग 2.25 दिन में करते हैं। चंद्रमा एक राशि का भोग 2.25 दिन में करते हैं। जिसे सूर्य एक साल में भोग करते हैं, चंद्रमा उसे केवल 1 महीने में कर लेते हैं। शनि 30 महीने में एक राशि का भोग करते हैं। शनि 30 महीने में एक राशि का भोग करते हैं। स्वप्नील मिश्रा जी, बहुत जल्दी आप जुड़ गए। शनि 30 महीने में एक राशि का भोग करते हैं। बुध 27 से 30 दिन में, बुध 27 से 30 दिन,
शुक्र 27 से 30 दिन, सूर्य 27 से 30 दिन। बुध 27 से 30 दिन, शुक्र 27 से 30 दिन, सूर्य 27 से 30 दिन। गुरु 12 से 13 महीने में एक राशि का भोग करते हैं। गुरु 12 से 13 महीने में एक राशि का भोग करते हैं। राहु केतु 18 महीने में एक राशि का भोग करते हैं। राहु केतु 18 महीने में एक राशि का भोग करते हैं। मंगल 45 दिन में एक राशि का भोग करते हैं। मंगल 45 दिन में एक राशि का भोग करते हैं। हो गया? जी गुरुदेव। 7.5 लिख लीजिए और ढैया 7.5 जिस राशि में शनि रहते हैं, एक भाव पीछे और एक राशि पीछे और एक राशि आगे देखते हैं, 2.5 वर्ष आगे देखते हैं और 2.5 वर्ष पीछे देखते हैं, इसलिए 7.5 होती है। 2.5 7.5 वर्ष हो गए। और जिस राशि पे रहते हैं और जिस राशि पे उनकी दृष्टि रहती है वहां ढैया रहता है। गुरुदेव एक बार फिर से बोल दीजिए ना। शनि जिस राशि पर रहते हैं उस राशि से एक राशि पीछे एक राशि आगे 2.5 वर्ष देखते हैं और जहां बैठे रहते हैं वहां 2.5 वर्ष देखते हैं। हमने क्या कहा कि शनि कितने दिन तक रहते हैं एक राशि पे? 30 महीने तक। 30 महीने मतलब 2.5 वर्ष हुआ। ठीक है? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो 2.5 वर्ष पहले देखते हैं, 2.5 वर्ष बाद देखते हैं, जहां बैठे हैं 2.5 वर्ष देखते हैं, तो 7.5 हो गया। और जिस राशि पर बैठे हैं और जिस राशि पे उनकी दृष्टि है वहां पर ढैया होता है। शनि का शुरुआती जो फल होता है वो सुखद नहीं होता है, अंत का फल सुखद होता है। एक हेडिंग आप लोग जल्दी से और लिख लीजिए। एक नक्षत्र का मान कितना होता है? एक नक्षत्र का मान 13 अंश 27 कला होता है। एक नक्षत्र का मान 13 अंश 27 कला होता है। अभिजीत का मान जो 28वां नक्षत्र हम लोग कहते हैं ना, अभिजीत कब लगता है और कैसे होता है? तो अभिजीत का मान उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण, उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण और रेवती का प्रथम चरण। उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण और रेवती का प्रथम चरण 15-15 घटी मिलाकर के 30 घटी का होता है। 15-15 घटी मिलाकर 30 घटी का होता है। 15 घटी
उत्तराषाढ़ा का 15 घटी रेवती का, तो 15 15 30, 30 घटी का अभिजीत होता है। ठीक है। ठीक गुरुदेव। हाँ, अब कल से हम आप लोगों को थोड़ा और अगर हो सकेगा तो लिखाएंगे, नहीं तो फलादेश में थोड़ा घुस जाएंगे। ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, सभी को महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी, शुभ रात्रि।